नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ साल पहले की बात है, बड़े जोर शोर से जिससे पूछो, कांग्रेस की बात जिससे पूछो, राहुल गांधी का नाम जहां लो, एक ही लाइन, अरे वो पप्पू। कोई राहुल गांधी को सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं था। मैंने कुछ साल पहले उसका ऑक्सफोर्ड में एक भाषण सुना, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं 319 फ्लैट हैं और बड़े इंटेलेक्चुअली सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उसमें, वो अभी तक मुझे याद है, मैंने उसमें कहा कि आज राहुल गांधी ने शानदार बोला ऑक्सफोर्ड में। एक सुर में पार्टी चल रही थी, 10-15 लोग थे, एक सुर में, एक व्यक्ति नहीं था। सबने कहा, अरे आप भी किस पप्पू की बात कर रहे हो? वो जो इधर से आलू निकल डालो उधर से सोना निकलता है, उस वाले पप्पू की बात कर रहे हो? और मैं दाद मान गया राहुल गांधी की। और मैं कहूंगा कि ये जीवन में ये शांत, ये विनम्र होना, ये खामोश रह जाना, काश मुझ में भी आ जाए। मैं दाद मान गया राहुल गांधी की। जिसने हमला किया, जिसने विरोध किया, राहुल गांधी ने पलट के जवाब नहीं दिया। मैं तो दुआ करता हूं कि काश मेरे अंदर ये शांत रहने का गुण आ जाए। हमको तो अभी तक ये बात स्वीकार नहीं होती है, जरा सा कोई कह भर दे, बिल्कुल तन बदन में आग लग जाती है, रिएक्ट करने लगते हैं। मैं क्या, सभी आप सभी करते होंगे, गुस्सा आता होगा, अरे उसने हमसे क्या कहा, कैसे, हम भी पलट के जवाब दें, मानव स्वभाव है। पिछले कई दिनों से, मैंने कई महीनों से अभ्यास कर रहा हूं, तब भी नहीं हो पाता। 1-2 साल से कोशिश कर रहा हूं कि किसी का रिएक्शन का जवाब ना दो। पहले ट्वीट करता था, नीचे भक्त आ जाते थे, एक एक भक्त को निपटाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। फिर लगता था कि ये इनके मन की पीड़ा है, इनको बोलने दो। इसको प्रैक्टिस में लाने में मुझे महीनों लग गए। फेसबुक पे कोई एक आदमी अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी कर देता था, तो उसको पलट के जवाब देने में इतना समय लग जाता था। तो मैं सोचता हूं, राहुल गांधी को जब पूरे देश के लोग पप्पू पप्पू कहते होंगे, तब राहुल गांधी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, कैसे अपने आप के मन को संभाला होगा कि नहीं, इसका जवाब नहीं देना है, इसका जवाब अपने कर्म से देना है। कहा जाता है ना कि 2 लाइनें हैं जिंदगी में, और ये वास्तव में ये लाइनें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अनुभव से और कुछ सुन के सीखी जाती है। ये कहानी हर एक के लिए प्रेरणादायक है। हम लोगों को बचपन में सुनाई गई थी कि 2 लाइनें हैं, एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है। अब छोटी लाइन को बड़ी लाइन के बराबर लाना है तो क्या करना है? तो कहा गया कि एक ही तरीका है कि उसको काट दो, बराबर हो जाएंगी। दूसरा तरीका यह है कि उस बड़ी लाइन के, उससे भी बड़ी लाइन खींचनी है, तो बड़ी लाइन को काटो मत, एक लाइन खींचो जो उससे भी बड़ी हो। तो तब फिर इस पप्पू ने एक फैसला किया कि मैं देश को जानना चाहता हूं, इस देश को परखना चाहता हूं, इस देश को समझना चाहता हूं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये पप्पू कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल देगा। लोगों ने कहा मंद बुद्धि है, पागल है, नशा करता है, कितने दिन चल लेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये अभियान चला दिया गया। जब इस पप्पू ने चलना शुरू किया तो अभियान चला दिया कि ये गांजे की चिलम पी के ये आदमी चल रहा है। लेकिन वो चलता गया, उसने बड़ी लाइन खींचता चला गया। उसने सोचा कि मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे एक बड़ी लाइन खींचनी है। और जिंदगी में जो आदमी करता है, जो कुछ अलग करता है समाज में, वही नायक होता है। एक पगडंडी बनी हुई है, उस पगडंडी पे आप चलते चले जाइए, आपके निशान को दुनिया याद नहीं करेगी। लेकिन जब पगडंडी से अलग चलेंगे, आप अपना मार्ग अलग तलाशेंगे, तो उस मार्ग पर फिर धीरे 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 दुनिया चलने लगती है। कहा भी जाता है कि जब आप कोई नया काम कर रहे हैं, आप कोई नई बात कर रहे हैं, तो दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, दुनिया आपका उपहास उड़ाएगी, फिर दुनिया आपको गाली देगी, और फिर दुनिया आपको तीसरे चरण में देखना शुरू करेगी, और फिर जब चौथा चरण आएगा तो दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी। राहुल गांधी ने भी ऐसा किया। राहुल गांधी ने बिना बोले दिखाया कि इस देश में जहां पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, इसकी कोशिश अंबानी और अंबानी जैसे तमाम चैनल कर रहे हैं। इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को हिंसक जानवर बनाने की कोशिश तमाम संगठन और तमाम पार्टी कर रही है। तो ऐसे में इस नायक ने सोचा कि मैं चलता हूं,
और फिर नीरज जी ने कहा था मैं तो चला था अकेला, ऐसी शेर है ना, मैं तो गाली में चला, मैं तो अकेला चला था मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो लोग मिले और कारवां बन गया और अब देश राहुल गांधी को एक नायक के रूप में स्वीकार करने लगा। जब वो विदेश में जाते हैं तो बड़ी भीड़ जुड़ती है कि इस व्यक्ति में, इस शख्स में कैसे मोहब्बत इतनी आ गई, और वो मोहब्बत की दुकान अब कई जगह खुलने लगी। इसके विपरीत जाऊंगा तो 2014 में प्रधानमंत्री को लोग भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, पीसीएस थे, उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो भगवान विष्णु का अवतार है। 2017 में उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी आप कैसे आलोचना कर सकते हैं सरकार की, आप समझ नहीं रहे वो व्यक्ति कौन है, उसने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया। ये मुझसे एक आईपीएस ने कहा जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह के रिटायर हुए हैं, मेरे मित्र थे। मैंने उनसे कहा कि आप कैसे आईपीएस हो, आपको किसने आईपीएस बना दिया जो आप एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हो भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन ये छवि थी, वरना नहीं होती तो यह संभव नहीं था कि कोरोना में यह व्यक्ति कहता ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ, डांस करो, और लोग करने लगते। ये विश्वास था, एक नायक के प्रति विश्वास था। लोगों को लगता था कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो जादू से सब चीजें ठीक कर देगा। उसने ठीक की, उसने ठीक किया मोदी को, गोदी मीडिया को, उसने मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया। उसने दिखा दिया कि जब मीडिया मैनेजमेंट अच्छा हो, तब मीडिया को करोड़ों रुपए दिया जाए तो देश में किसी भी व्यक्ति की छवि कैसे बनती है और फिर दुनिया उसको कैसे कैसे बातें करने लगती है। उसने बता दिया कि दरअसल मीडिया में आजादी के नाम की कोई चीज नहीं होती। उन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि दरअसल देश को तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स चलाते हैं, और उसने बता दिया कि वो खामोश रहेंगे, वो शांति का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन उनके मंत्री, उनके सांसद इस देश में नफरत की बात करेंगे। भारत का माहौल जो 2014 तक था वो 2019 तक एक शख्स ने पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद 19 के बाद 24 आने की कगार पर है। और देश में इस तरह के हिंसक माहौल हमें हर गली मोहल्ले में दिखाई देने लगे। कभी कोई पागल व्यक्ति बंदूक उठा के चलती ट्रेन में लोगों को मारने लगा, तो कहीं कोई टीचर बच्चों को मारने लगा, उसके धर्म के नाम पर पिटाई करने लगा। तो क्या है देश का माहौल, आप खुद बताइए। आपने 2014 से पहले भी देश को देखा है, 2019 के बाद भी देश को देखा है, 2024 के बाद भी देश को देखेंगे। ये देश चलेगा, ये देश सनातन काल से चला, अनादि काल से चला आया, अनादि काल तक चलेगा। लेकिन इस देश की परंपराएं, इस देश की विचारधाराएं इतनी संकीर्ण और इतनी हिंसक होंगी, ये कम से कम मैंने तो नहीं सोचा। मैंने नहीं सोचा था कि देश का माहौल ऐसा हिंसक, ऐसा माहौल, ऐसा नफरत भरा माहौल हो जाएगा। जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी, वहां यह माहौल होगा। तो आज के डिबेट में हम बातचीत करेंगे, क्या मोदी और राहुल जी की तुलना की जा सकती है? क्या ये बात सच है कि देश में मोदी जी का मैजिक कम हो रहा है और राहुल गांधी का मैजिक बढ़ रहा है? क्या ये सही है या ये बात गलत है? मेरे पास बहुत खास मेहमान है, मैं परिचय कराता हूं आपका सबसे। डॉक्टर राकेश पाठक, एक ऐसे बहादुर पत्रकार, इस दौर में ऐसे गांधीवादी, समाजवादी विचारधारा के पत्रकार जिनको ये पूरा देश उनकी योग्यता के लिए सलाम करता है, अपने नैतिक मूल्यों के लिए वो लड़ते रहते हैं, पत्रकारिता के मूल्यों के लिए वो लड़ते रहते हैं। हमें नाज है, वो हमारी डिबेट का एक हिस्सा है। मीनू जैन जी जो मुंबई में बड़ी बड़ी मैगजीनों की संपादक रही, एक बहुत अच्छी विचारधारा को लेकर पत्रकारिता करती हैं, उत्तराखंड से मेरे साथ जुड़ रही हैं। धनंजय जी मुंबई वासी हैं, बिहार की और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, देश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी के लेखों को आप पूरे देश और दुनिया में पढ़ते रहते हैं, वो शानदार पत्रकार जो लिखते भी जितना बढ़िया है, बोलते भी उतने बढ़िया है। और राकेश अचल जी हमारे सीनियर, बहुत अग्रज, भारतीय मीडिया के एक नायक के रूप में राकेश अचल जी, आप उनको पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। भारतीय मीडिया का में एक बड़ा विशिष्ट नाम है राकेश अचल जी। हम लोग बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले एक वीडियो देखते हैं जो मेरी टीम ने बनाया है, फिर चर्चा शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों का दिन बचा हुआ है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा इस बार सत्ता की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बार एकजुट होकर भाजपा को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करने की रणनीति बना रहा है।
हालांकि भाजपा के लिए इस बार सत्ता की डगर काफी कठिन है, क्योंकि भाजपा के पास ना तो कोई काम है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए, और ना ही पीएम मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा। और मोदी का मैजिक 2014 और 2019 वाला अब रहा नहीं है। तो वहीं हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम भी यही बता रहे हैं कि मोदी मैजिक अब घट रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती ये है कि एक ओर जहां मोदी मैजिक घट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे राहुल की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भाजपा के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। और ये मोदी के घटते जादू का ही कारण है कि भाजपा के पास इस समय और कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। तभी बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। फिलहाल अब देखना यह है कि राहुल गांधी की इस बढ़ती लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस और विपक्ष को 2024 में कितना मिलता है। मीनू जैन जी, क्या लगता है आपको, क्या ये बात सही है जो आज का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कैरियर धीरे धीरे ढलान पर है और राहुल गांधी का उफान पर है? आप सहमत हैं या नहीं? माइक अनम्यूट कर लीजिए मीनू जी, माइक। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, जो ऊपर जाता है उसका नीचे आना स्वाभाविक है और प्रकृति का नियम है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर हो गए हैं उनको। वो एक बहुत उच्च शिखर पर है अपनी राजनीति के, और जो उच्चतम शिखर इस देश के अंदर हो सकता है उन्होंने वो हासिल कर लिया है। तो डेफिनेटली एक समय आएगा उसको, वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज ढलता है ढल जाएगा, तो वो वाली स्थिति है। सूरज को ढलना होगा, लेकिन उसमें जितनी तेजी से इनका ढलान हुआ है उसको मोदी संभाल नहीं पाए। एक होता है ग्रेसफुल एग्जिट, कि आप गरिमा के साथ पूरी अपनी शान शौकत के साथ और अपने एक रुतबे के साथ इस सीन, जो मुख्य जो रंगमंच है देश का, राजनीतिक रंगमंच से विदा हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे अपने ऊपर आक्षेप, अपने ऊपर बहुत सारे आरोप, और जिनमें की सच्चाई भी है, उनको लेकर इस रंगमंच से, इस राजनीति के रंगमंच से विदा होंगे। देखिए, जो भी कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये आई कि एक उनको जो उनके ऊपर एक लेबल लगा, और जो सच भी साबित है और जो सच्चाई भी है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ये इससे बड़ा एक शर्मनाक बात एक प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं हो सकती। चाहे आपने कुछ भी हासिल किया हो अपने जीवन में, लेकिन अगर आपके ऊपर ये जनता के मन में ये एक धारणा बैठ गई है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, तो उससे बड़ा इनका जो एक जो कहना चाहिए कि बदनामी की बात कुछ नहीं हो सकती। और प्रधानमंत्री मोदी एक कंपल्सिव लायर है, मतलब वो, उनको शायद ये पता भी नहीं रहता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके शामिल है उनके स्वभाव में तरह तरह के झूठ, जो कि अब मैं यहाँ दोहराने से कोई फायदा नहीं है कि किस किस तरह के झूठ बोले गए हैं। अब तो दर्शक भी सबको टिप्स के ऊपर याद होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या झूठ अपने इस राजनीतिक करियर के अंदर बोले हैं। वो इस उच्चतम शिखर पे पहुंच चुके हैं कि उनको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने कामों से सिद्ध कर देते, जनता के दिमाग में, मन मस्तिष्क पे छा जाते, और ऐसा छा जाते कि उनके जाने मात्र की कल्पना से जनता रोने लगती, रुलाई फूट पड़ती कि ये प्रधानमंत्री चला जाएगा किसी समय पे। लेकिन आज क्या कामना कर रहे हैं लोग कि किसी तरह से जाए, कि पका दिया है, लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, भेजा फ्राई कर दिया है। तो ये एक प्रधानमंत्री का ग्रेसफुल एग्जिट नहीं है। प्रधानमंत्री जो अभी भी जो कर रहे हैं, और उसी चीज से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं कि इतना उनका एक्सपोजर अभी G20 में हो गया, अभी बाकी रह गया है कि अभी लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। कैबिनेट ने तो कर ही दिया है प्रधानमंत्री के लिए कि भाई आपने बड़ी सक्सेसफुली मीट को आयोजित किया, तो वो चीज उनकी चल रही है। इसके साथ साथ घोटालों के भी, तरह तरह के घोटाले, आपने देखा होगा कैग ने जितने घोटालों की बात की है। बिल्कुल सही बात है मीनू जी। और आज और उनके मुख्यमंत्री, एक सेकेंड और बोल देती हूँ, मुख्यमंत्री आसाम के, उनका हेमंत बिस्वा शर्मा जो बड़बोले मुख्यमंत्री हैं, उनका भी घोटाला सामने आया उनकी पत्नी के नाम से जमीन का। तो वो इन सब घोटालों से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री इस वक्त, जबकि उनके जाने की वेला है, यहाँ से आउट होने वाले हैं वो। उस समय इन आरोपों के साथ वो आउट होंगे, उनके लिए किया धरा सब पानी में बह गया है अभी। जी संजय जी, धनंजय जी, मीनू जी तो गड़बड़ कर रही है, बताइए। विदाई की बेला कह दी, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया धनंजय जी, जो मीनू जी बड़े निश्चिंत हैं कि प्रधानमंत्री चले जाएंगे और इंडिया आ जाएगा? ऐसा क्या लगता है, ऐसा कौन सा जादू है धनंजय जी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा धनंजय जी। देखिए, जादू जो होता है वो किया जाता है, लेकिन जो सच है उसको बनाना नहीं पड़ता है, या जो नेचर है उसमें क्रिएट नहीं करना पड़ता। समझिए, सूरज का उगना जो है वो नेचर है, सूरज उगता है। धनंजय जी एक बड़ी निजी व्यक्तिगत बात कह दूं, मतलब कहनी नहीं चाहिए इतनी सीरियस डिबेट में। आप, मेरे बाल कम है और आप बार बार यूं करके बालों पे करते हैं ना, तो जिनके बाल कम होते हैं उनके बड़े दिल पे लगती है ये बात। और ये अदा बहुत अच्छी लगती है धनंजय। मैं पूरे बाल बहुत अच्छी अदा है ये। आपके पास लगता हूँ। हमारे भी उड़े जा रहे हैं सब, क्यों हम लोगों को चढ़ा रहे हैं? जी धनंजय, सॉरी। मैं कह रहा था कि एक स्वभाव है नेचर का, और सूरज का उगना जो है वो स्वभाव है, सत्य उसी की तरह होता है। अब उस पर बादल आ जाता है, बरसात के समय जो है सूरज कई कई दिन नहीं उगता। अभी इसी साल देख लीजिए, हमारे मुंबई में 30 दिन सूरज नहीं उगा, मतलब बादल ने ढक लिया उसको। तो सूरज तो रोज उगता है, हमको नहीं दिखा क्योंकि सामने बादल है। तो जादू वही होता है, जादू जो है सच को छुपा देता है। तो ये जो जादू जिसको कह रहे हैं वो जादू उतर जाता है, इसलिए कहते हैं कि उसका जादू उतर गया। तो मोदी जी जादू करके आए थे, तो जो बता रही है मीनू जी, वो जादू उतर जाता है। जब जादू होता है तो जादू उतर गया। हम बचपन में मदारी का खेल देखते थे संजय भाई गांव में, तो वो जो है वो कुछ कर देता था और हम लोगों को लगता था कि वो जो कर रहा है, एक टोकरी होती थी, उसके नीचे एक बच्चा होता था, उसको खंजर चुभ होता था और बोलता था कोई हिलना मत, नहीं तो ये जो है बच्चा जीवित नहीं होगा। इस तरह की कुछ बातें करता था। तो वैसे ही हुआ, मोदी जी ने कहा कि हम ही हैं जो सारे भ्रष्टाचारियों को बंद करेंगे जेल में और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे भारत को। हम ही हैं जो हिंदू धर्म का झंडा सबसे ऊपर लेके जाएंगे और दुनिया विश्व गुरु बन जाएगी, दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा भारत। वो तमाम चीजें उन्होंने कही, 15 लाख पैसे देने की बात कही, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, तमाम वो सारी चीजें कही जो उस समय लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी गड़बड़ कर रही है। लेकिन जब आया सामने, तो क्या सामने आया? जनता ने देख लिया कि आपने जो जादू करने की बात कही थी वो जादू कुछ नहीं था, वो आपने झूठ बोला। तो झूठ जो है बहुत समय तक चलता नहीं है। और हमारे भारत, चूंकि बड़ा भारत है, लंबा भारत है, चौड़ा भारत है, ऊंचा भारत है ना, तो कई तरीके का भारत हमारा है। भले वो अब उनको लगे कि इंडिया और भारत अलग अलग है, लेकिन हमें लगता है इंडिया भारत एक ही है। हम हरि के 1000 नाम, तो हमारे देश के भी कई नाम है, और कई नाम होने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये देश है ये कई लोगों से बना हुआ, कई संस्कृतियों से बना हुआ है, और ये सूचनाओं को पहुंचने में भी बहुत लंबा वक्त लगता है। और हम जो सूचनाओं के बीच बैठे हैं उनके पास भी कई खबर देर से आती है। तो भारत के गांव गांव तक ये पहुंचना कि मोदी जी जो बोल रहे, पहले तो समय लगा मोदी जी बोल क्या रहे हैं उसको पहुंचने में, फिर अब समय लगा कि बोला तो वो सच तो हो नहीं रहा है, तो अब कौन लाया जाए। तो ये सारा जो समय लगा है, तो अब जनता को समझ में आ गया है कि मोदी जी जो है वो झूठे वादे कर रहे हैं। वो चाहे यूनिवर्सिटी खोलने की बात करें, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करें, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करें, किसानों की आय दुगनी करने की बात करें, या जितने भी भारतीय संस्कृति की जो बात करने की बात हो, वो तमाम चीजों पे साबित किया कि वो गलत बोल रहे हैं। हिंदू धर्म के महत्व को उन्होंने कम किया। मैं ये भी कहूंगा कि हिंदू धर्म को जो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, आज भी कहा जा रहा है, लेकिन हिंदू धर्म को दबाया नहीं जा सकता। हिंदू धर्म जो है एक धर्म से ज्यादा वो जीवन शैली है। हम अक्सर बोलते रहते हैं लोग कि भारतीय जीवन शैली को आप हिंदू धर्म मान ले, सनातन धर्म मान ले। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जो लगातार पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। तो प्रकृति सनातन, प्रकृति जो है वो है, हमेशा रहेगी। तो उसको खत्म कोई कर देगा ये तो बात ही असंभव है। और अंग्रेज आए, 250 साल रहे, मुगल आए, वो 300-400 साल रहे, उसके पहले कौन कौन आए, कितने आक्रमणकारी, हिंदुस्तान से ज्यादा आक्रमण दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। लेकिन सनातन धर्म कहिए, वैदिक धर्म कहिए, हिंदू धर्म कहिए, जो भी धर्म कहिए, तमाम हमारी संस्कृतियां रही, कभी खत्म नहीं हुई, तो खत्म होने वाली नहीं है। ये झूठा भय खड़ा करके, झूठा एक जो है दुनिया, झूठी दुनिया दिखा रहे थे, वो लोगों को समझ में आ गया कि ये झूठी दुनिया दिखा रहा है, ये चलने वाला नहीं है। तो इसलिए इनके जाने का समय आ गया है। और राहुल गांधी पे जो उन्होंने बादल लगाया था, वो बादल छट रहा है, वो जादू का असर जनता के दिमाग से हट रहा है, और वो लग रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहा है वो सही कह रहा है, यही सच है।
प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये धनंजय जी कह रहे हैं बादल छट रहा है, मुंबई में 1 महीने धूप नहीं आई, सूरज नहीं जोगा। मुंबई के लोग तो वैसे भी सूरज देखना नहीं चाहते हैं, रात भर जगते हैं तो सुबह सूरज कैसे देखेंगे। लेकिन क्या वास्तव में लोकतंत्र में कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है देश में आपको, प्रकाश हिंदुस्तानी जी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज सर। जी माइक प्रकाश संजय जी, देश में कर चुका हूं। देश में जो परिवर्तन नजर आ रहा है वो ये है कि इस देश की जनता ने कभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए नहीं सुना। वो लोगों ने देख लिया, नफरत का बाजार देख लिया, झूठ की दुकानें देख ली। ये पहले 2014 के पहले नहीं देखा था। 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी के कपड़ों से उसका धर्म को पहचान लिया जाता था, लेकिन अब पहचाना जाने लगा। ये सब बातें हैं। आखिर झूठ की जरूरत किसी व्यक्ति को कब पड़ती है? जब उसे लगता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो झूठ बोलने लगता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री झूठ बोलने के लिए कोई भी मंच छोड़ते नहीं, चाहे वो लाल किले की प्राचीर क्यों ना हो, चाहे वो संसद क्यों ना हो, चाहे चुनावी सभा क्यों ना हो, चाहे बीजेपी की सभा क्यों ना हो, वे कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। तो ये देखने में आ रहा है कि झूठ की जरूरत प्रधानमंत्री को पड़ रही है, और राहुल गांधी को कभी भी झूठ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य को ये बताने की कोई जरूरत नहीं होती कि हम क्या हैं। ये जुगनुओं को जरूरत होती कि हम टिमटिमाते हुए बताएं कि हम क्या हैं। तो ये सारी बातें तो है ही, लेकिन आप देखिए, ये बात बहुत कठिन है कि कोई आप पर आक्षेप लगाए और आप चुप रहे। राहुल गांधी पर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने आक्षेप लगाया, राहुल गांधी चुप रहे। उन पर व्यंग कसे, वो चुप रहे। उनका मजाक उड़ाया, वो चुप रहे। और पार्टी के भीतर भी एक गुट बना जिसने राहुल गांधी के बारे में और उनके परिवार के बारे में अच्छी बातें नहीं कही, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इसका मतलब यह कि आप कब बोलते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण है, और आप सच बोलते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी ने ये तीनों बातें जानी। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके पहले उन्होंने कितनी अमेरिका की यात्राएं की, उन अमेरिका की यात्राओं में उन्होंने क्या किया, किन किन लोगों को अपना सलाहकार बनाया, कितने बार कितने उद्योगपतियों की सेवाएं ली और उन्हें सेवाएं दी, इस बारे में वे कभी कुछ नहीं बताते। जबकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसके विपरीत हर बार बताते रहते हैं क्या हुआ है, देश में क्या हुआ और क्या हो रहा है। और देखिए कि जो बातें राहुल गांधी ने कही, एक लगातार वो बातें सच साबित हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, चाहे कोरोना काल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे चीन का भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण हो। उन्होंने जो भी बात कही सच कही। और अब जो 20,000 करोड़ का मुद्दा वे उठा रहे हैं कि वो अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये एक ऐसा कठिन सवाल है जिसने पूरी बीजेपी को मथ के रख दिया है। और शायद अडानी परिवार भी सोचता होगा कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है भाई, उन्हें भी शायद पता नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, एक तरफ सच के लिए लड़ाई है, दूसरी तरफ भ्रम है, जादू की कोशिश है, एक तरफ मार्केटिंग है, दूसरी तरफ कंटेंट है। तो ये सीधा दोनों में एक बारीक रेखा यही है। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बहुत बारीक सी लाइन है। राकेश अचल जी, आपने तो तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम राजनीतिक दल देखे हैं, क्या आपको लगता है कि इस समय राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी का नीचे हो रहा है? क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? नमस्कार संजय जी। देखिए, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 13 दिन के प्रधानमंत्री से लेके और 15 साल तक काम करने वाले प्रधानमंत्री इस देश में देखे हैं। इंदिरा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है इन लोगों को, और उसके पहले के लोगों को तो सिर्फ पढ़ा है या टीवी पे देखा है। तो मुझे लगता है कि ये देश के पहले और ऐसे खास प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लोग बरसों तक याद तो रखेंगे, लेकिन किन कारणों से रखेंगे ये अभी हमारे मित्रों ने बताया। कि झूठ के लिए रखेंगे, प्रपंच के लिए रखेंगे, अभिनय के लिए रखेंगे। हमारे देश में अभी तक कोई अभिनेता प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। देखिए, इंदिरा जी थी, बहुत उनका व्यक्तित्व विराट था,
बहुत गंभीर दिखाई देती थी। राजीव गांधी थे, बड़े भले आदमी दिखते थे। चौधरी चरण सिंह थे, बिल्कुल खांटी के 4 महीने के थे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव थे, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। लेकिन मोदी जी जिस ढंग से इस देश को संचालित कर रहे हैं पिछले 9 साल से, तो उन्हें इस देश की जनता का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने उसको उनके झूठ पर यकीन करके दूसरी बार काम करने का अवसर दिया। और अब वो तीसरा जो टर्म है वो जनता से पूछ ही नहीं रहे। जनता के आदेश की उन्हें जरूरत नहीं है, उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर, और वो कह चुके हैं कि मैं आ रहा हूँ, आप तो वोट डाल देना, मैं तो आ ही रहा हूँ। तो ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री जो सामाजिक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत जाके और बिल्कुल अनोखे ढंग से व्यवहार करता हो, उसको तो देश और दुनिया बिल्कुल याद रखेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में उनके यही विचित्र जो खास गुण हैं, उनको राहुल के सामने या तो एकदम बौना कर देंगे, या फिर काठ की हांडी तीसरी बार आग पर चढ़ेगी। और अब मुझे लगता है कि नीचे की आग जो है, जनता के मन में जो आग है, विपक्ष को छोड़ देता हूं मैं, विपक्ष तो राजनीति करता है, उसको भी कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता होगा, लेकिन जनता के मन में जो आग है वो इस काठ की हांडी को जला न दे, ये चिंता मुझे बहुत परेशान करती है। और जहां तक सवाल राहुल का है, तो देखिए, राहुल को हमने, वो चित्र हम लोगों के मन में है जब उसके पिता की हत्या हुई और उसके अंतिम, राजीव गांधी के अंतिम संस्कार के वक्त वो जिस ढंग से अपनी बहन का हाथ पकड़ के अपनी माँ के सीने से लगा था, उस राहुल को भी देखा है हमने। उस राहुल को भी देखा है जिसने जमाने भर की लानतें राजनीति में आने के बाद सही। उसने पप्पू की उपमाएं सही, उसने सन की कहा, उसको दुनिया ने वो भी सुना, चुपचाप सुना। लेकिन जब दुनिया ने उसको कैमरे के सामने देखा, प्रेस के सामने देखा, तो उसने बिना किसी मशीन पर लिखे हर प्रश्न का पूरी गंभीरता से, पूरी जानकारी से और पूरी विश्वसनीयता से जवाब दिया, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी। अब हंसी इस बात पर आती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री उर्दू में कहते हैं 2 तरह के सूरज होते हैं, सुबह जो उगता है उसको आफताब कहते हैं, और शाम को जब 5 बज जाते हैं तो उसको, जब जो सूरज होता है उसको खुर्शीद कहते हैं। तो हम अपने नए खुर्शीद मियां के लिए दुआएं कर सकते हैं। अब वो राहुल के मुकाबले में अभिनय अच्छा कर सकते हैं, झूठ अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस ढंग से राहुल ने जगह पिछले अपने भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनाई है, मैं भी राहुल को कभी गंभीरता से नहीं था। मुझे लगता था ये लड़का क्या है, एक ही ड्रेस, एक ही शर्ट, एक ही पैंट पहने घूम रहा है। लेकिन जब मैं उसको सुनता हूँ, विदेशों में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, देश में देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि नहीं, ये लड़का बहुत हो गया है और देश को इसी पीढ़ी के गंभीर नौजवानों की जरूरत है। अब जनता ने क्या, ये तो 8 महीने बाद आपको पता चल ही जाएगा संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आखिर में पता चल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ उस पत्रकार से सुना जाए जिस पत्रकार ने बहुत जगह पे मोर्चा लिया है अपनी लेखनी के अलावा। जब गांधी जी के आश्रम को एक 5 स्टार होटल टाइप का एक भव्य स्मारक बनाने की बात हुई कि ओरिजिनलिटी खत्म कर दो, तो एक पत्रकार पहुंचते हैं गुजरात में, धरना देने शुरू कर देते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर महात्मा गांधी पर टिप्पणी करते हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो वो अदालत तक पहुंच जाते हैं, गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई की बात कर देते हैं। ऐसे शानदार पत्रकार राकेश पाठक जी। राकेश पाठक जी, क्या ये बात सही है कि जनता के मन में अब राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी जी का उतर रहा है? ये बात सही है या ये बात गलत है? संजय जी, आपके सवाल के जवाब से पहले 2-3 चीजें करेक्ट करना चाह रहा हूँ, करेक्ट क्या, जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मीनू जी ने कहा कि जनता को उनके झूठ याद होंगे, मैं इसको दूसरी तरीके से कहना चाहता हूँ, जनता को उनके झूठ अब याद रहना भी संभव नहीं है। वे इतने झूठ बोल चुके हैं कि जनता कब तक याद रखे। अब जनता शायद अगर ये जानना चाहे, याद करना चाहे कि उन्होंने सच कब बोला था, वो एक दुष्कर कार्य होगा। झूठ तो उनका सर्वत्र फैला हुआ है। हमारे बड़े भाई प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा, उन्होंने बहुत सारे स्थान गिनाए, लाल किले की प्राचीर, संसद भवन से लेकर। मैं एक और चीज उसमें जोड़ना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री अभी कैनेडी सेंटर अमेरिका में झूठ बोलकर आए हैं प्रकाश जी, जहां उन्होंने ये दावा किया कि हमारे देश में हर साल एक IIT, एक IIM खुल रहा है।
और उनकी सरकार के मंत्री ने सदन में लिखित उत्तर में उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सरकार ने कह दिया कि पिछले 5 साल से एक भी IIT IIM नहीं खुला देश में। अब संजय जी, आपके सवाल पर आते हैं कि क्या राहुल गांधी उठान पर हैं और नरेंद्र मोदी ढलान पर हैं? क्या दोनों की लोकप्रियता में इस तरह का कोई अंतर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है, स्वाभाविक है उसकी लोकप्रियता चरम पर होगी ही। और जहां भी मैं समझता हूं दुनिया के जिन देशों में भी लोकतांत्रिक तरीके से मुखिया चुने जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्वाभाविक है वे सबसे अधिक लोकप्रिय होते होंगे। विपक्ष का नेता उनसे कुछ कमतर लोकप्रिय होता होगा, तभी तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। मैं वोटों के अंकगणित पर नहीं जा रहा हूं, उस पर नहीं जा रहा किसको कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी का युग है। नरेंद्र मोदी हमारे इस दौर के, इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। और 2 बार अगर देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है वो भी अगर सर्वाधिक लोकप्रिय न हो तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के बारे में, उनकी छवि के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उसे नष्ट करने को लेकर जितने प्रयास हुए हैं वो सब आपने अपने इंट्रो में बता दिए। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं उस शब्द का उच्चारण भी करना उचित नहीं मानता हूं जो शब्द उन पर चस्पा कर दिया गया। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। ऐसे व्यक्ति को वो जो शब्द उन पर आरोपित कर दिया गया, ये इस देश का दुर्भाग्य है। व्यक्तिगत योग्यता के जो मापदंड होते हों समाज में, वो क्या हो सकते हैं? किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना, दूरदृष्टि होना, अपने समय और समाज की चुनौतियों, आसन्न खतरों के बारे में नजर रखना और देश को आगाह करना। ये काम राहुल गांधी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। लंबी सूची है, हम गिना सकते हैं। कोरोना की आमद को लेकर 31 जुलाई 2019 का उनका पहला ट्वीट था जिसकी खिल्ली उड़ाई गई थी। क्षमा कीजिए, दिसंबर का 31 दिसंबर 2019 तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खिल्ली उड़ाई थी। पूरी सरकार टूट पड़ी थी कि इस नाम की कोई बीमारी नहीं आ रही। राहुल गांधी देश का पहला व्यक्ति था जिसने आगाह किया था। आर्थिक मसले हों, सामाजिक मसले हों, अंतर्राष्ट्रीय खतरे हों, चीन का मसला हो, हर मसले पर राहुल गांधी स्वयं को साबित कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसमें वो चाहता है उसको शोहरत मिले। मेरे भाई संजय शर्मा 4 PM पर जब बढ़त लेते हैं तो वे अपने ट्वीट के जरिए, संदेशों के जरिए बताते हैं कि मेरा चैनल यहां तक पहुंच चुका है। कौन नहीं चाहता शोहरत और प्रसिद्धि? एक शेर है संजय भाई, हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है मगर आजर से बख्शिश चाहता है। आजर फारस में एक मिथकी चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जैसे छू देते हैं जिस पत्थर को, वो पत्थर बोलने लगता है, गाने लगता है। हर एक पत्थर परस्तिश चाहता है मगर आजर से बख्शिश चाहता है। हर एक इंसान अपनी नेकियों की जमाने में नुमाइश चाहता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी जो नेकियां हैं उसकी जमाने में नुमाइश हो, जमाना उसे जाने। राहुल गांधी भी अब उस राह पर चल रहे हैं कि उनकी नेकियां, उनकी नेक नामियां अब जमाने में पहुंच चुकी हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी के लिए है। अब उन मापदंडों पर आते हैं जिससे इस बात का आकलन हो सके कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, कौन कम। 4 PM ने थोड़े दिनों पहले एक प्रोग्राम बनाया था, मैंने भी बनाया था, आप सब बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, कि संसद में जो बहस हुई थी अविश्वास प्रस्ताव पर, उसमें किसके भाषण को, किसके संबोधन को कितने लोगों ने देखा। संसद टीवी का आंकड़ा, राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल का आंकड़ा, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल का आंकड़ा, 4 PM से लेकर तमाम सारे चैनलों के आंकड़े ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से दुगनी संख्या में राहुल गांधी को इस देश ने सुना था। आपने एक और वीडियो बनाया संजय जी, जिस दिन चंद्रयान चंद्रमा पर अवतरित हुआ, माननीय प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका से अवतरित हुए अगले ही क्षण 70 लाख लोग उस वक्त देख रहे थे जिस वक्त इसरो के उस कमांड सेंटर से देश और दुनिया को बताया जा रहा था कि अब इतने फुट रह गया है, अब इतने फुट रह गया है। और 10 फीट के बाद जैसे उसने चारों पैर अपने
वहां पर चंद्रमा की धरती पर जमाए, उस वक्त तक 70 लाख लोग टेलीविजन देख रहे थे। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री भगवान विष्णु के 11वें अवतार अवतरित हुए, वो आंकड़ा किस कदर नीचे गया 4 PM की उस वीडियो को ये देश फिर से देख सकता है। शायद 3 लाख पर आ गया था वॉचिंग। जो इस वक्त जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप बता सकते हैं संजय भाई इस वक्त कितने लोग 4 PM देख रहे हैं? इस समय वो जो आंकड़ा, जो डाटा मेरे सामने आ रहा है, लगभग 5,500 लोग लाइव लगातार देख रहे हैं हम लोगों को। इस वक्त लाइव देख रहे हैं। इसके बाद जब आप इसको फ्री हो जाएंगे 1 घंटे बाद, हजारों में पहुंचेगी ये तादाद। माननीय प्रधानमंत्री के आते ही 70 लाख से 3 लाख पर आ गया वॉचिंग राइट नाउ वाला आंकड़ा। एक और आंकड़ा बताता हूं, आंकड़ा नहीं, एक और प्रमाण बताता हूं माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर पांचजन्य, वो स्वयं लिखता है कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अर्थात नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है उसकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है, घट रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इस समय और समाज के जितने ऐसे औजार होते हैं, जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, वे सब इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी को लोग देखना, सुनना, उनकी बात को पर ध्यान देना पसंद कर रहे हैं। मैं अभी इसके वोटों में परिणत होते हुए देखने का कोई अनुमान नहीं करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तर्कश में अभी और बहुत सारे तीर हैं। जो उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा और सतपाल मलिक ने आशंकाएं जाहिर की हैं 2024 के चुनाव से पहले, वैसा वे कुछ भी कर गुजरे तो हम नहीं जानते। वरना आज की तारीख में नरेंद्र मोदी अपनी अलोकप्रियता के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी लोकप्रियता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए विकल्प के रूप में आज खड़े हो गए। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो मीनू जी ने कहा था कि जो एक बार ऊपर जाता है तो वो नीचे आता है, मैं जब इंटरमीडिएट में 12th क्लास में पढ़ता था तो मुझे तब से याद है एक गजल जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने दर्शकों को वो सुनवा दूं, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, किसी दूसरे का म्यूजिक हम बना, लेकिन थोड़ा अगर बोर भी होंगे तो 2-3 मिनट बोर हो लीजिएगा, मैं सुना देता हूँ उसके शब्द जो हैं। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है और मेरे दर्शक मुझे माफ कीजिएगा, उनको लगेगा कि मैं पॉलिटिकल बातों के बीच में ले आया, लेकिन ये बात जो मैं सुना रहा हूँ इसको ये माइंड सेट करके रखिए कि ये वाकई में हकीकत है। जिन लोगों को ईश्वर होने का भ्रम हो गया, जो ये कहने लगे कि मैं भगवान हूं, उनके लिए है। लाइनें हैं, आज जवानी पर इतराने वाले, आज जवानी पर इतराने वाले तू कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जर जमी जर जेवर, जर जमी जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी कर रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है, लाइनें सुनिएगा, क्या राजनीति पे और क्या जिंदगी पे लाइनें हैं। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे वो रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है भला ये कौन समझा है। आज समझ ले कल ये मौका ना हाथ आएगा, वो गफलत की नींद में खोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। और देखिए लाइन, जिनको घमंड है कि वो सत्ता के शीर्ष पर हैं, जिनको घमंड है कि उनका सूरज नहीं डूबेगा, तो ये लाइनें उनके लिए हैं। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अब ना वो हलाकू है और ना उसके साथी हैं, जंग जो ना कोरस है और ना उसके हाथी हैं।
कल तक जो तन के चलते थे, कल तक जो तन के चलते थे, अपनी शान और शौकत पर क्षमा तक नहीं चलती आज उनकी कुर्बत पर। आडवाणी जी के घर अब कोई नहीं जाता, सबूत सामने है। अदना हो या आला हो, अदना हो या आला हो, मुफलसी का अंदर का कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना होगा ये ख्याल झूठा है, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीवी बच्चे सब छूट जाएंगे। तेरे जितने भाई हैं वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी हैं, कब्र ही है तेरी मंजिल ये बराती हैं। जाके कब्र में तुझको मुर्दा बक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पर खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। राकेश जी क्या लाइन है, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझको भुला देंगे। इसलिए कहता हूं खूब सोच ले, इसलिए कहता हूं खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, कर गुनाहों से तौबा, आके बस संभल जाए। जिंदगी का क्या भरोसा दम कब निकल जाए। मुट्ठी आप बांध के आने वाले हाथ फैला के जाएगा। धन दौलत जागीर सत्ता से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। धनंजय जी माइक अनम्यूट। देखिए, मैं ये तो गीत है, बिल्कुल सही है और बड़ा कव्वाली के फॉर्म में इसको गाया गया है और बड़ा चर्चित रहा। मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ। ये जो चढ़ता सूरज ढलता है, धीरे धीरे ढल जाएगा, हर चीज का अंत होता है। जब आती है तो अंत है। जो अजन्मा है उसी की मृत्यु नहीं है, ये तो गीता में कृष्ण ने भी कहा है। और सबसे बड़े उदाहरण मैं बोलूं कि जो है हमारे यहाँ रामायण जो है, जो रामचरितमानस में जो लोग पढ़ते रहे, रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, उसमें क्या है, उसकी कहानी का सार क्या है, उसका नैतिक जो स्टोरी का जो मोरल कहते हैं, स्टोरी मोरल ऑफ स्टोरी क्या है। अहंकार जो है वो किसी का नहीं टिका है, सब आने जाने वाले लोग हैं। आपका जो टिकता है वो आपका व्यवहार टिकता है, आपका प्रेम टिकता है। वो गांधी के स्मारक पे तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो क्यों आखिर में आए। जब G20 का समापन हुआ तो गांधी के पास क्यों आए, उनको किसी दूसरी जगह और क्यों नहीं जाना हुआ। हम अक्सर बोलते हैं कि जो है, लोग बोलते हैं कि क्या अकेला गांधी लड़ाई लड़ रहा था स्वतंत्रता संग्राम की। अकेला नहीं लड़ रहा था। क्या अकेले मोदी जी की वजह से 137% जनता है वो वोट देती है उनको, कि और भी लोग हैं उसमें लगे हुए। पन्ना प्रमुख भी है ना उसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी शामिल है ना। जब आप कहते हैं कि सारी पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या मोदी जी अकेले उस पार्टी में है। तो कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता, एक नेता होता है, लेकिन उसको लीड करता है, उसकी विचारधारा से चलता है। जैसे बीजेपी आज मोदी जी की विचारधारा से चल रही है, जिसमें वो आरएसएस से लेकर के आए हैं कि नफरत करना है। आरएसएस में इतनी नफरत शायद नहीं थी, नहीं तो वाजपेयी जी में भी इतनी नफरत होती। इतनी नफरत जो है वो आडवाणी जी में भी होती, इतनी नफरत जो है सुषमा स्वराज में भी होती, लेकिन इतनी नफरत नहीं थी। नितिन गडकरी में, आज नितिन गडकरी हैं, उतनी नफरत नितिन गडकरी में भी होती, लेकिन उतनी नफरत नहीं है। मोदी जी की नफरत जो है संबित पात्रा तक ट्रेवल करके आती है, संबित पात्रा से हमारे बिहार सम्राट चौधरी के पास चली जाती है। तो ये नफरत का सौदागर जो होते हैं, जो नफरत के जो दुकान चलाते हैं, उनके दुकान पे बहुत ज्यादा ग्राहक बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, क्योंकि नफरत वाले वो जो है वो बताते हैं कि तुमको इस आदमी से खतरा है। तो वो जो नकली दवाइयां बेचता है ना, वो सांडे का तेल बेचता है और क्या क्या बेचता रहता है, वो क्या करता है, वो भय फैलाता है, और भय फैला करके वो बेचता है कि ये लोगे तो भय से बचोगे। ठीक बात। तो वो लंबा नहीं चलता, ये 2 दिन इस्तेमाल करता है, उसको समझ में आ जाता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ है, और फिर छोड़ करके चला जाता। बिल्कुल मीनू जी एक लाइन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनू जी, एक लाइन में आपका कमेंट इस कव्वाली पे। मीनू जी शायद उनका हो गया, राकेश जी
मीनू जी, हाँ मीनू जी बोलिए बोलिए, आपको माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट है आप लोगों के। मीनू जी पहले आप बोलिए, फिर राकेश जी का एक लाइन का कमेंट लेंगे। मेरा तो एक ही है जो सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं, उसमें बस एक शेर मैं भी राकेश पाठक जी के पद चिन्हों पे चलते हुए बोल दूं कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। क्या बात है, बस सब कुछ यही कहना था बस मेरा। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश जी एक लाइन आपके कमेंट, फिर प्रकाश जी, राकेश जी से आखिरी कमेंट। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्रकाश जी। मुझे लगता है कि सारी बातें बड़ी खूबसूरती से उस कव्वाली में कह दी गई है, और बाकी बात, बची खुची बात मीनू जी ने कह दी कि हर तख्त नशी को मुगालता रहता है कि वही अंतिम शासक है, लेकिन उसके बाद भी आते रहते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। राकेश पाठक जी को बुलाऊंगा, उससे पहले बता दूं 8 बजे, रात को 8 बजे हम लोग बात करेंगे कि 48 घंटे में ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को बहुत बड़ा टास्क दिया गया, उससे बात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से सब बहुत विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि एक नया शो शुरू किया है 7:30 बजे दिन भर के बुलेटिन का, 10-12 मिनट में देश की सारी बड़ी खबरें 7:30 बजे जरूर देखिएगा। राकेश पाठक जी आखिरी कमेंट आपका। मेरी आखिरी कमेंट के रूप में एक लाइन आपने कहा है तो एक ही लाइन बोल रहा हूँ, दिनकर जी की कविता का, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या बात है, आपका एक लाइन में कहते हैं ब्रह्मास्त्र चलना, तो राकेश जी का जो एक लाइन का ब्रह्मास्त्र होता है वो सब पे भारी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश जी, राकेश पाठक जी, मीनू जी, धनंजय जी, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा। अपने कमेंट से अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा कैसा लगा। 7:30 बजे देखना ना भूलिएगा आज का बुलेटिन, खास शो 4 PM का, दिन भर की खबरों के साथ आपके साथ 4 PM की टीम हाजिर होगी। नया शो जरूर देखिएगा। शुक्रिया।